वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा चैप्टर है रीडर का एक सिंड्रेला ऐसी भी। बड़ी मोटिवेट की कहानी है। इसमें राइटर जो है दामिनी, इसने हमें एक ऐसी सिंड्रेला के बारे में बताया है जिसने निरंतर गरीबी में रह के और अपने आप की ज़िंदगी को संवारा है। किस तरह से वो गरीबी से उठ के, गरीब रहते हुए भी, अभाव में जीवन जीते हुए भी शिक्षा के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को कैसे उसने संवार दिया, अपनी लगन और मेहनत से निरंतर संघर्ष करते हुए। देखो, सिंड्रेला की कहानी तो बहुत से लोग पढ़ते हैं और पढ़कर भूल जाते हैं। अपनी मातृभाषा बांग्ला में 7वीं तक पढ़ी बेबी हालदार ने तो सिंड्रेला की कहानी भी नहीं पढ़ी, मगर वह खुद जीती जागती सिंड्रेला से कम नहीं। सिंड्रेला की ज़िंदगी एक परी ने बदल दी थी। बेबी की ज़िंदगी को नई दिशा दी प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने, जो स्वयं हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के प्रपौत्र हैं। सिंड्रेला की कहानी आप फ़ोन में देखते होंगे बेटा। सिंड्रेला एक लड़की होती है, सिंड्रेला लड़की का नाम होता है। तो लड़की की जो माँ, सिंड्रेला ने जो लड़की थी, उसकी माता जो थी वो उसे छोटी सी बचपन में ही उसे छोड़कर गुजर गई थी, भगवान को प्यारी हो गई थी। तब उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और जो उसकी सौतेली माँ आई थी उसको भी एक लड़की हुई थी। तो वो दोनों माँ और बेटी, सौतेली माँ और उसकी बेटी दोनों, सिंड्रेला जो थी उसको बहुत परेशान करती थी, उससे सारा दिन घर का काम करवाती थी और फिर रात को उसे बिस्तर में सोने के लिए उसे बिस्तर तक भी नहीं देती थी। तब वो बिस्तर पे न सो के किस पे, राख के ढेरी पर सोती थी। ये बेटा एक कहानी है, ठीक है, कि वो इस राख की ढेरी पर से सोती थी और इसी कारण, राख की ढेरी पर सोने के कारण ही उसका नाम सिंड्रेला रखा गया। तब वो भगवान से को देखती है आसमान में टुकुर टुकुर कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तब गॉड मदर आती है और उसकी मदद करती है। तो उसी के आधार, उसी पर कुछ उसी से मिलती जुलती कहानी यहाँ बेबी हालदार की है। इसने तो सिंड्रेला की कहानी भी नहीं पढ़ी, फिर भी वो अपने आप में सिंड्रेला से कम नहीं है। इसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि सिंड्रेला जो थी उसकी मदद तो एक परी ने की थी, और यहाँ जो बेबी हालदार है इसकी परी कौन थी? प्रोफेसर प्रबोध कुमार। ये प्रोफेसर प्रबोध कुमार जो थे मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यासकार हैं, मुंशी प्रेमचंद, उनके प्रपौत्र हैं। बेबी हालदार ने जब होश संभाला था तभी से अपनी माँ और छोटे भाई बहनों सहित स्वयं को हर छोटी बड़ी बात पर पिता से पिटते देखा था। पिता माँ को भी बात बात पे प्रताड़ित किया करते थे, बात बेबात। यानी कि अगर कोई भी बात नहीं होती थी बिना मतलब के, तब भी उसे प्रताड़ित का अर्थ होता है परेशान करना, सताना, तंग करना। कि जब बेबी हवलदार बचपन अवस्था में थी, यानी कि उसे नॉलेज हो गई थी, ज्ञान जान पहचान हो गई थी सभी की, तब जब से उसे जानन श्यानी, यानी श्यानी बोलते हैं, श्यानी हो गई थी, सब कुछ जानने लग गई थी कि मेरी माता है, पिता है, घर में उसके अंदर फीलिंग्स आने लग गई थी कि घर में कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। तो उसके छोटे वो भाई बहन और उसकी माँ को उसने बात बेबात अपने पिता से पीटते देखा था। यानी कि उसके पिता जो था बड़ा ही क्रूर था, वो उनको पीटता रहता था। बेबी जब कुल 5 साल की थी तब उनकी माँ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, और 5 साल की उम्र में बेबी हालदार की माँ का देहांत हो जाता है। पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ जब से घर में आई, एक ही धुन सवार रहती थी कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी बेबी की शादी रचाना। पिता भी माँ की इस योजना में पूरा सहयोग
देने लगे। अभी बेबी ने किशोरवय में कदम ही रखा था, यानी कि वो थोड़ी ही बड़ी हुई थी। उनकी शादी उम्र में उनसे बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। उसकी सौतेली जो माँ थी उसने उस बेबी हालदार की छोटी उम्र में ही उसकी शादी किसी उससे उम्र में दुगने पुरुष से कर देते हैं, और उसका पिता भी इसमें उसका पूरा पूरा सहयोग देता है। किसका? उसकी सौतेली माँ का। परिणाम क्या हुआ छोटी उम्र में शादी करने पर? बेबी हालदार किशोरवय में ही अपने पहले बच्चे की माँ बन गई। किशोरवय होती है 12-13 साल की थी बस, ठीक है। बेबी हालदार उसमें 12-13 साल की थी, तभी उसकी शादी कर दी, और वो क्या हुआ कि छोटी उम्र में ही पहले बच्चे की माँ बन गई, और 20 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, यानी 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी उनकी माँ का इतिहास ही दोहराया गया, वह भी ज़्यादा बर्बरता के साथ। उनका पति भी कभी उन्हें तो कभी बच्चों को बेवजह पीटता था। जो कंडीशन बेबी हालदार की माँ की थी, सेम वही कंडीशन या उससे भी बर्बरता, उससे भी भयानक स्थिति किसकी हो गई? बेबी हालदार की। उसका पति उसके बच्चों को और उसको बात बेबात, उसकी माँ जिस तरह उसकी माँ को उसके पिता पीटते थे, उसी तरह बेबी हालदार को उसका पति उनको पीटता था। लेकिन बेबी हालदार सहन शक्ति इतनी नहीं थी कि वो अन्याय सहन कर सके, और उसने अपने अंदर उसके अंदर की जो सहन शक्ति थी वो जवाब दे गई, और वह एक दिन अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई। दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठ गई। दिल्ली पहुंचकर अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कहाँ का आश्रय पाएगी, यह तय नहीं था। दिल्ली में उनका कोई परिचित भी नहीं था। उस समय वे एक दूरी पर सोच रही थी कि कैसे जैसे भी हो इस यातना से मुक्ति पाने के लिए कहीं दूर चला जाना है। वो दिल्ली निकल जाती है। न उसका दिल्ली कोई रिश्तेदार होता है, न उसे कोई आसरा होता है, न कोई सहारा होता है, बस ऐसे ही चल पड़ती है वो अपने बच्चों को लेकर दिल्ली की। वहीं रोज़गार करेंगी और वहीं अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी, लेकिन यहाँ अन्याय नहीं सहन करूँगी, यहाँ पर यातनाएं नहीं झेलूँगी, यह सोचकर वो अपने घर से बाहर निकल गई थी। दिल्ली वालों की नज़र में बेबी हालदार नौकरानी बनने भर की योग्यता रखती थी, सो वहीं काम मिला। दिल्ली वाले लोग जो थे, जैसे वहाँ जाके उसने काम मांगा तो सभी लोग उसको नौकरानी का काम देते थे कि हम तुम्हें अपने घर की नौकरानी रख लेंगे, हमारा काम धंधा कर दिया करो, और उसने वही काम किया। बेबी अपनी बदकिस्मती के लिए दिल्ली वालों को नहीं बल्कि अशिक्षा को ही दोषी मानती थी। वे जिस घर में भी काम करती कड़ी मेहनत करती। बेबी हालदार जो थी वो अपने आप को अपनी शिक्षा को दोषी मानती थी कि अगर मैं शिक्षित होती तो मुझे भी अच्छे पोस्ट पे कोई अच्छी नौकरी मुझे भी मिल जाती, लेकिन मैंने तो शिक्षा ग्रहण नहीं की, मुझे शिक्षा दिलाई नहीं गई। इसके लिए वो सबसे बड़ा अशिक्षा को ही दोषी मानती थी। उसे अफसोस था कि उसने पढ़ाई नहीं करवाई, उसके घर वालों ने, उसके पापा ने उसकी पढ़ाई नहीं करवाई, इसके लिए उसे बड़ा अफसोस होता था और उसके लिए वह बहुत ही कुढ़ती रहती थी। वो जिस घर में भी काम करती कड़ी मेहनत करती, चाहा सिर्फ इतना कि उन्हें क्या चाहा कि उनका श्रम उन्हें और उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी, रहने का आसरा और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करा दे। बेबी की यह इच्छा उसके मालिकों के दिल से कहीं बड़ी निकली, इसलिए उन्हें अपनी इस इच्छा के अधूरपन के साथ कई घरों में भटकना पड़ा। बेबी हालदार की इच्छा क्या थी कि वो काम कड़ी मेहनत कर सकती है, लेकिन इसके बदले में उसके अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहती थी और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी कि मेरे बच्चों का शिक्षा का भी इंतजाम हो जाए और उनको अच्छे से भरण पोषण हो जाए। लेकिन जिन घरों में उसने काम किया, उनके जो मालिक थे वो सब इतने रुपए बेबी हालदार को नहीं दे सकते थे, तो इस तरह से उन्हें कई जगह कई ठोकरें खानी पड़ी, कई घर के मुंह देखने पड़े, एक के बाद एक
एक घर से छोड़ के दूसरे घर में नौकरी, तीसरे घर में नौकरी उसे करनी पड़े, तो उसे कई जगह भटकना पड़ा। बेबी हालदार की है तलाश उन्हें 1999 में प्रोफेसर प्रबोध कुमार के दरवाजे तक ले आई। इस घर में कदम रखने के दिन से ही बेबी को ऐसा लगता था जैसे इस घर की दीवारें पत्थर की नहीं किताबों की बनी हुई हैं। नौकरी की तलाश में घर घर भटकती हुई एक दिन प्रोफेसर उसके दरवाजे तक बेबी हालदार पहुंच गई काम के लिए। तो वहाँ प्रबोध ने उन्हें काम पर रख लिया। तो वहाँ जैसे ही वो काम करने लगी तो उसे हर जगह किताबों का ढेर दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा कि इस घर की दीवारें भी किताबों की ही बनी हुई है। एक दिन रैक साफ करते समय एक किताब के पन्ने पलटती रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्हें किताबों को उलटते पलटते देखा भी तो किसने? स्वयं घर के मालिक प्रोफेसर प्रबोध कुमार ने। उन्होंने बेबी को इसकी सज़ा देने की घोषणा की और सज़ा के तौर पर बेबी के हाथों में बांग्ला भाषा के कई चर्चित उपन्यास और किताबें थमा दी। बेबी से कहा गया कि फुर्सत में इन किताबों को पढ़े और पढ़ने के बाद प्रोफेसर साहब को बताए कि कौन सी किताब कैसी लगी। बेबी जो हालदार थी, देखो उसमें पढ़ने की ललक तो पहले से ही थी, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला था। जब उसके हाथ में प्रोफेसर की किताबें हाथ लगी तो वो उनको पन्ने जो थे उनको बड़े चाव से पलट पलट के देखती थी। तो एक दिन प्रोफेसर प्रबोध जो थे उन्होंने उनको देख लिया और मन की लालसा को वो समझ गए। तो उन्होंने क्या किया कि बेबी हालदार के हाथों में कई लेखकों की किताबें थमा दी और कहा कि इनको पढ़ो। प्रोफेसर ने उसको पढ़ना सिखाया और कहा कि इनको पढ़ो और इनसे शिक्षा ग्रहण करो और मुझे बताओ कि कौन सी किताब में क्या लिखा गया है, कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी। यह सिलसिला महीने भर तक चला। ये किताबें पढ़ने का सिलसिला महीनों भर तक चला कि वो नई नई किताबें पढ़ती, बड़े चाव से पढ़ती। फिर एक दिन प्रोफेसर प्रबोध ने बेबी के हाथों में कापी और पेंसिल भी थमा दी और कहा, औरों को तो बहुत पढ़ चुकी हो, अब इस कापी में अपनी कहानी लिखो। याद रहे, तुम जो भी लिखो वह वैसा न हो जैसा तुमने अब तक पढ़ा है। जो भी लिखो अपने ढंग से लिखना, न किसी और के ढंग से। प्रोफेसर ने कहा पेंसिल और कॉपी देके कि इस कॉपी में तुम अपने बारे में लिखो, अपनी कहानी लिखो। जो आपने पढ़ा वो मत लिखना, सिर्फ अपने भी बारे में लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना। बेबी के लिए पिछली ज़िंदगी को याद करना और उसे लिखना आसान नहीं था, मगर जब हाथों में पेंसिल थामे तो आंसुओं की धार के बीच सोते जागते उठते बैठते वह सब कुछ लिख डाला जो अब तक जीवन में जिया और भोगा था। बेबी हालदार ने क्या किया, उसके लिए कठिन ज़रूर था, लेकिन अपनी बीती बातों को वो याद करती गई, रोती रही, आंसू बहाती जाती और लिखती जाती जाए, जैसे कि उसकी जो प्रताड़ना थी वो आंसुओं के साथ बह निकल रही हो। और जो कॉपी दी गई थी उसमें वो डायरी जो दी थी प्रोफेसर ने, उसमें सब कुछ उसने लिख डाला जो उसके साथ हुआ था, जो जो उसने सहन किया था। पिता का क्रूर रूप, पति का क्रूर रूप, सब कुछ उसने सहन किया था, वो सब उसने अपनी डायरी में लिख डाला। लिखने के दौरान न वाक्य विन्यास पर कोई ध्यान दिया, न शब्दालंकारों पर। शायद बेबी तब यह नहीं जानती थी कि लेखन के औजार क्या है और उन्हें कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। बेबी को ये इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लेखन कला के समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ अलंकारों का सही प्रयोग करें, ये सब उसे नहीं आता था। उसने जो कुछ था सब कुछ सीधा सीधा लिख डाला। बेबी हालदार ने अपने लिखे पन्नों को क्या नाम दिया, आलो अंधारी। बेबी की लिखी रचना को पढ़कर प्रोफेसर प्रबोध के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेबी का माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और उसके द्वारा लिखी गई रचना के संपादन प्रकाशन का बीड़ा भी उठाया। यानी कि जो उसने डायरी लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी बेबी ने, उसको प्रकाशन करवाने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए बीड़ा किसने उठाया, प्रोफेसर प्रबोध ने।
बेबी ने शायद अपनी किताब का नाम आलो अंधारी किस लिए रखा? आलो अंधारी का अर्थ होता है रोशनी और अंधेरा। आलो अंधेरा, आलो रोशनी और अंधारी अंधेरा, यानी कि जीवन में रोशनी और अंधेरा है। जीवन में जो जो अंधकार रूपी दुखों को अंधकार का रूप दिया गया है और जो सुख के दिन आए हैं उनको प्रकाश का रूप दिया गया है। तो उसने अपने जीवन के दुख, किस तरह से दुख भोगते हुए उन्हें सुख के जीवन मिले थे, वो सब कुछ इसने लिखा था इस अपनी डायरी में। तो इसलिए इसका नाम, इसका टॉपिक, इसका टाइटल क्या दिया? आलो अंधारी। किस लिए रखा था? कि उनकी यादों में अभाव और प्रतापना भरी अनेक रातें जमा थी, दुख से भरी हुई अनेक घड़ियां उनके जीवन में थी, इसलिए इसका नाम ये उसने रखा। प्रोफेसर कुमार ने परिश्रम पूर्वक उसका संपादन करने के बाद आलो अंधारी शीर्षक से ही उसे जुबान प्रकाशक, क्या नाम था? जुबान प्रकाशक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया। बेबी हालदार द्वारा मूलतः बांग्ला में लिखी गई आलो अंधारी का उजियारा दुनिया की नज़र में तब आया जब उसका अंग्रेजी में अनुवाद पेंगुइन से अ लाइफलेस ऑर्डिनरी के रूप में प्रकाशित होकर आया। सबके सामने बांग्ला में आलो अंधारी किस भाषा में लिखी गई थी बेटा? बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। और सबके सामने कब आई? जब इसका किसी अंग्रेजी ने, राइटर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और अंग्रेजी में अनुवाद किया तो क्या रचना, क्या नाम था? लाइफलेस ऑर्डिनरी। ये रचना का नाम दिया आलो अंधारी को ही इंग्लिश में। और किसने किया? पेंगुइन ने। कल तक की गुमनाम हस्ती से बेस्ट सेलर किताब की लेखिका बनी हालदार के बारे में अब पूरी दुनिया जानना चाहती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून और क्रिश्चियन मॉनिटर ने उसकी कहानियों को छापा। बेबी ने जयपुर में हुए वीमेन हांगकांग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में भी अपनी किताब के साथ भाग लिया। लंदन में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे एक भारतीय छात्र ने बेबी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। इसमें बेबी पर अनेक देशी विदेशी निर्माता निर्देशकों की नज़र गई। वे सब उनकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। आज बेबी हालदार के पास सब कुछ है, मगर वह आज भी अपने तातुस पोलिश भाषा में पिता, तातुस को पोलिश भाषा में पिता कहते हैं, यानी प्रोफेसर प्रबोध कुमार के साथ ही रहती है। आज भी प्रोफेसर कुमार के घर की सार संभाल बेबी हालदार के हाथों में है। प्रोफेसर साहब का पूरा परिवार बेबी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। बेबी के तीनों बच्चे सुबोध, तापस और पिया अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेबी अपनी दूसरी किताब पर अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है। अब वे अपनी नन्ही बेटी पिया से अंग्रेजी भी पढ़ रही है ताकि विदेशी पत्रकारों के सवालों का जवाब बेहिचक दे सके। अब उन्हें अपने बच्चों के सपनों के साथ साथ अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, जो जारी रहेंगे ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दिव्या, ए दिव्या,
पता ना वीडियो दूसरी पूरी बन गई थी, चैप्टर खत्म होती देर में की तात लागो वा उल्टी रहेगी कौन है वो? वंदना गणवाई वंदना गणवाई अब भी चल रही है। उनकी या ये तो रेडियस है। देखो 0 0 और नहीं बड़ी कौन है? फिर तो बनानी पड़ेगी।